पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था त्रिभुज से संबंधित एक अवधारणा जिसका नाम है, क्या नाम है? त्रिभुज से संबंधित कोई अवधारणा आपने पढ़ा था, उस अवधारणा का नाम क्या आप बता सकते हैं? त्रिभुज से संबंधित सर्वांग समता। सर्वांग समता यह त्रिभुज की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका अध्ययन आपने पिछली कक्षा में किया था। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है उसको रिकॉल करें। ऐसी दो आकृतियां जिनकी साइज और जिनके शेप ये दोनों क्या हो? समान। साइज और शेप। शेप से मतलब क्या है? शेप को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर आकार। शेप का मतलब आकार और साइज का मतलब उसका छोटा या बड़ा होना, साइज, जिसको कि यहाँ हिंदी में बोलेंगे आमाप। क्या बोलेंगे? आमाप। यानी दो शब्द हैं आपके पास, एक क्या है? शेप और दूसरा क्या है? साइज। शेप और साइज, इसको अच्छी भाग समझ लें। शेप और दूसरा शब्द है साइज। शेप और साइज। शेप को यहां पर बोलेंगे आकार और साइज को बोलेंगे क्या? आमाप। शेप समझने का प्रयास करें। शेप का मतलब जैसे यहां पर देखें दो शेप बनी हुई है, एक वृत्त बना हुआ है और दूसरा क्या है? त्रिभुज। तो इनका जो शेप है वो डिफरेंट है। यहां पर त्रिभुज है, इसका शेप क्या है? त्रिभुज। इस शेप का नाम त्रिभुज है और इस शेप का नाम क्या है? वृत्त है ना? ये वृत्त है और ये त्रिभुज। ये त्रिभुज। तो दोनों का शेप क्या है? यहां पर अलग अलग, डिफरेंट है। सर्वांग समता के लिए क्या चाहिए? दोनों का शेप क्या होना चाहिए? एक समान। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वृत्त या दो त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा सर्वांग समता के लिए। या तो हम दो वृत्त लें या दो त्रिभुज लें। एक वृत्त और एक त्रिभुज कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकते, राइट? तो इसके लिए और दूसरी बात साइज की करें। साइज को समझ लें। जैसे यदि एक ही शेप के हैं, एक वृत्त जैसे और हम बनाते हैं, इस तरीके से एक वृत्त हो गया, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो अब इन दोनों पर विचार करें आप, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों की शेप क्या है? शेप क्या है? दोनों की शेप समान है। शेप दोनों की समान है क्योंकि दोनों क्या है? सर्कल है, तो दोनों की शेप समान है। लेकिन दोनों के साइज क्या सेम है? इसलिए ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग समता के लिए क्या जरूरी है? कि शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो? सेम। दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम शेप सेम साइज, इट मींस हम यदि 1 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल बनाएं, 1 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल यदि बनाएं इस तरीके से, यह भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और यह भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि इन दोनों का शेप और इन दोनों का साइज क्या है? समान। इट मींस यदि हम इस वृत्त को उठा करके इस वृत्त पर रख दें तो क्या होगा? यह वृत्त इस वृत्त को पूरी तरह क्या करेगा? ढक लेगा। इस स्थिति को बोलते हैं क्या? सुपरपोजिशन। जब एक आकृति को उठाकर दूसरी आकृति पर रखा जाता है और वह दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक ले, अथवा दूसरी आकृति को उठाकर हम पहली आकृति पर रखें और वो उसको पूरी तरह, यानी दोनों एक दूसरे को ढक ले, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं क्या? सुपरपोजिशन, अध्यारोपण। क्या? अध्यारोपण। और अध्यारोपण जब वो एक दूसरे को कर लेती हैं तभी हम कह सकते हैं कि दोनों आकृतियां क्या हैं? क्या है? सर्वांग सम।
है ना। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकली उदाहरण देकर के त्रिभुज के संदर्भ में देखें। आपके पास देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? देखिए इस त्रिभुज का नाम लिखा हुआ है, इसमें त्रिभुज का नाम ABC लिखा हुआ है ना। इस त्रिभुज का नाम ABC है। और एक दूसरी ज्यामितीय आकृति, दूसरा त्रिभुज आपके पास है। इस त्रिभुज का नाम है क्या? PQR इस त्रिभुज का नाम है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या, अब पहली चीज तो ये देखिए शेप के संदर्भ में बात करें। सबसे पहला शेप, तो क्या इन दोनों का शेप समान है? क्या इन दोनों का शेप समान है? तो ये सर्वांग समता की पहली शर्त है कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब विचार करें कि दोनों का साइज भी बराबर है कि नहीं। यह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आकृति को दूसरी आकृति पर क्या करेंगे? रखेंगे। और यदि ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को क्या कर लेंगी? अध्यारोपित यानी पूरी तरह ढक लेंगी, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांग समता। तो आइए चेक करके देख रहे हैं, एक पर दूसरे को जमा रहे हैं और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों आकृतियां, यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों आकृतियां एक दूसरे के ऊपर ढक गई हैं। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया है? ढक लिया है। इधर से भी आप देख रहे हैं और इधर से भी आप देख रहे हैं। क्या कोई पार्ट अलग दिख रहा है ना? एक आकृति ने दूसरी आकृति को क्या किया है? ढक लिया है। इसलिए ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? सर्वांग सम बोले जाएंगे। यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अध्यारोपित कर रहे हैं। अब ध्यान ये देना है आपको, यहां पर एक चीज और सीख लेना है। चूंकि सर्वांग समता का टॉपिक आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, वहां पर एक शब्द आपने सीखा होगा करस्पॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या? संगत। आप जानते हैं कि त्रिभुज में कितने भाग होते हैं? त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, है ना। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण। 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, है ना। जैसे ही आपका ये जो त्रिभुज दिख रहा है ABC, इसमें कोण A है, कोण B भी है और कोण C है ना। कोण C दिख रहा है, यहाँ इधर कोण B दिख रहा है आपको, कोण A, कोण B, कोण C, है ना। और भुजाएं कौन सी? आपको AB, BC और AC, 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण। अब आप देखेंगे कि जब PQR त्रिभुज को ABC के ऊपर रखा गया, ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि जो जिस पर पड़ता है, ऊपर की आकृति का जो हिस्सा या जो भाग नीचे की आकृति के जिस भाग पर पड़ता है, वह उसका क्या कहलाता है? संगत। क्या कहलाता है? संगत। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि AB, ये AB है, भुजा कौन सी है? AB। और AB के ऊपर, इस ऊपर वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा पड़ रही है? कौन सी भुजा पड़ रही है? PQ। तो AB की संगत भुजा क्या कहलाएगी? PQ। AB की संगत भुजा PQ है। इसी प्रकार से आप ये नीचे BC भुजा को देख पा रहे हैं। इस BC भुजा की संगत भुजा आप यहां देख पा रहे हैं, कौन सी है? कौन सी है? QR। और इसी प्रकार से यहां पर आप देख पा रहे हैं ये AC भुजा, कौन सी भुजा? AC। तो AC भुजा के ऊपर कौन सी भुजा है? PR। कौन सी भुजा है? PR। तो AC और PR क्या हो जाएंगी? संगत। तो संगत भुजाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। संगत कोण, संगत भुजा, ये शब्द। अब संगत कोण के संदर्भ में बात करें, जैसे A कोण के ऊपर कौन सा कोण इधर दिख रहा है आपको? P। तो कोण A और कोण P, ये क्या बोले जाएंगे? संगत कोण। इसी प्रकार से कोण B, यहां पर आपको दिख पा रहा है कोण B, और इस साइड दिख रहा है कोण Q। तो कोण B का संगत कौन सा कोण हुआ? कोण Q। और कोण C का संगत इसी प्रकार से कौन सा हो गया? कोण R। तो इस प्रकार से आप संगत भुजा और संगत कोण के संदर्भ में आपको नॉलेज होना चाहिए। और सर्वांग समता, सामान्य वे में सर्वांग समता हम कहते हैं कि ऐसी 2 आकृतियां या ऐसे 2 त्रिभुज जिनके शेप और साइज क्या हो? समान, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज या सर्वांग सम आकृतियां। फिर सर्वांग सम त्रिभुज और सर्वांग सम आकृतियों में जो इनका गुणधर्म है, जो इनकी विशेषता है, वो क्या है? आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, इन 2 त्रिभुजों में क्या देख पा रहे हैं कि AB भुजा, देखिए ये कौन सी भुजा हो गई? इस भुजा को आप देखिए AB भुजा, और इसकी संगत भुजा कौन सी है? PQ। तो AB और PQ में क्या संबंध है? आप बताइए, AB और PQ में क्या संबंध है? संगत भुजाएं हैं, संबंध क्या है? छोटा बड़ा के संदर्भ में क्या रिलेशन बता सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समान है।
बराबर है ना, संगत भुजा। ऐसे ही ये वाली संगत भुजा, बीसी वाली संगत भुजा, नीचे बीसी वाली संगत भुजा क्या होगी, पीआर क्यूआर की क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। संगत भुजाएं समान होती हैं। साथ ही आप कोण भी देख पा रहे हैं, यहां पर कोण समझ में आ रहा है, कोण ए का मान कोण पी के क्या है, बराबर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है ना। जब ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के ऊपर है और ये भुजा इस भुजा के ऊपर है, तो इन दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनेगा और इन दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, समान होगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि संगत कोण भी इनके क्या है, बराबर है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या विशेषता होती है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण बराबर। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि क्या हो, उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और उनकी संगत कोण बराबर, तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम। अब हम ऐसी आकृति पर विचार करें जिनके शेप तो समान होंगे लेकिन साइज समान नहीं होगी। जैसे इन दो वृत्तों पर हम विचार करें, इन दो वृत्तों पर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि इस त्रिभुज सॉरी इस वृत्त को उठा करके इस वृत्त पर रखें तो ये दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों की साइज में क्या है, अंतर। एक सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और दूसरा कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या सर्वांगसम हो सकती है, क्या सर्वांगसम हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अब हम ये विचार करें कि आखिर जब ये सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं, और एक उदाहरण पर विचार करें, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज हो गया आपका, मान लीजिए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, एक दूसरा त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लीजिए कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का सॉरी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, और ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों का शेप क्या है, सेम है। शेप दोनों त्रिभुज है तो दोनों का शेप क्या माना जाएगा, सेम। लेकिन क्या इनका साइज भी सेम, साइज सेम, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। यहाँ ये जैसे दो वृत्त ये सर्वांगसम नहीं है, उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम नहीं। तो अब ये विचार करें कि ये ऐसी आकृतियां हैं कि इनके शेप तो समान है लेकिन इनकी साइज समान। एक बात और है कि यदि हम स्केल डाउन या स्केल अप करें, जैसे इस वाले त्रिभुज को यदि हम क्या करें, स्केल अप करें। स्केल अप करने का मतलब क्या होता है कि जो इनकी भुजाएं हैं, इन भुजाओं को किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कर दें और बड़ी भुजा प्राप्त कर लें, ये कहलाता है स्केल अप। जैसे ये 2 सेंटीमीटर और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसका नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। आप समझते हैं कि AC की संगत भुजा कौन सी कहलाएगी, AC की संगत भुजा कौन सी कहलाएगी, AC के लिए क्या होगा, PR। BC के लिए संगत क्या होगा, QR होगा, और AB के लिए संगत क्या होगा, PQ होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको स्केल अप यदि हमने किया, स्केल अप करने का मतलब होता है कि इसके जितने भी अंग आपको, जितनी भुजाएं दिख रही हैं, सभी भुजाओं में एक समान परिवर्तन करना है। यदि इस वाले 2 को 4 कर दिए तो इस वाले 2 को भी क्या करना पड़ेगा, आपको 4 करना पड़ेगा। मतलब हर भुजा में हमने 2 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, स्केल अप कर दिया। तो ये स्केल अप हो गया। तो इससे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं स्केल अप करके। फिर यदि हम ऐसा बना दें, एक त्रिभुज ऐसा बना दें कि एक ये भुजा मान लीजिए 4 है, ये भी भुजा 4 है, लेकिन ये भुजा क्या है, 3 है। तो इससे क्या स्केल अप करके इसको प्राप्त किया सकता है? पहले आप ये सोचिए, स्केल अप का मतलब क्या हुआ? स्केल अप का मतलब हुआ कि उसमें जितनी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं में समान परिवर्तन किया जाए। इसी को बोलते हैं, एक शब्द है इनलार्ज करना। क्या करना? इनलार्ज करना, बड़ा करना किसी चीज को। तो जो बड़ा करना है, किसी एक तरफ खींच करके बड़ा नहीं करना है, उसको आराम से ऐसे बड़ा करना है कि उसके हर अंग में परिवर्तन क्या हो, समान। जैसे आपने कभी देखा होगा
साबुन के बुलबुले बनना कभी देखा हो? साबुन का बुलबुला बनते हुए देखे हो कभी? फिर थोड़ा धीरे धीरे छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर फूट जाता है। ऐसा आपने देखा है ना? तो वो जो परिवर्तन होता है उसमें, वो कैसा परिवर्तन होता है? एक समान। गुब्बारा कभी आपने फुलाया होगा, गुब्बारा जब आप फुलाते हैं तो कुछ तो गुब्बारे ऐसे होते हैं कि एक तरफ ज़्यादा ऐसे फूल जाते हैं, है ना? लेकिन कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं कि एक समान फूलते हैं और बढ़िया गोल बन जाते हैं। ऐसा देखा आपने? तो वो जो है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वही कहलाता है क्या? स्केल अप। किसमें? जिसमें परिवर्तन क्या हो? समान हो। एक समान परिवर्तन यदि हो रहा है तो वो स्केल अप कहलाता है। और किसी बड़ी चीज को स्केल डाउन करके छोटा किया जाता है, स्केल डाउन करके छोटा। कभी कभी आप देखते हैं, कभी आपने देखा होगा, यदि वीडियो कोई बना हो, उसको एडिट किया जाता है। एडिट करना, वीडियो एडिट करना, है ना, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर एडिट किया जाता है। तो किसी बड़े फोटो को क्या करते हैं? छोटा बनाते हैं, है ना? तो जब छोटा बनाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या करते हैं? स्केल डाउन करते हैं। तो स्केल डाउन का मतलब क्या हुआ कि हर अंग में समान परिवर्तन। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक अंग में ज्यादा परिवर्तन कर देंगे और किसी में कम, तो भद्दान दिखेगा। तो सारी चीजें क्या होती हैं? एक समान परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से जैसे कभी कभी फोटो कॉपी होता है, फोटो कॉपी मशीन कई प्रकार की आती है। कुछ फोटो कॉपी मशीन ऐसी होती है कि आपका अक्षर साइज छोटा है, उसको बड़ा करके भी फोटो कॉपी कर देती है, या बड़ा साइज है तो उसको क्या करते हैं? छोटा करके भी फोटो कॉपी कर देते हैं। तो वो जो जीराक्स होता है वो उसमें वही होता है। क्या होता है उसमें? स्केल अप या स्केल डाउन। तो स्केल अप या स्केल डाउन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी आकृति में इस तरीके से परिवर्तन किया जाए तो उसके प्रत्येक अंग में परिवर्तन कैसा हो? एक समान, आनुपातिक परिवर्तन। इसी को बोलते हैं कौन सा परिवर्तन? आनुपातिक परिवर्तन। तो ये यहाँ पर जो परिवर्तन किया जा रहा है, स्केल अप जो किया जा रहा है, वो कैसा किया जा रहा है? एक समान परिवर्तन किया जा रहा है। एक चीज का और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एंगल कितना है? एंगल कितना है? 60। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर एंगल कितना है? 60। और यहाँ भी एंगल कितना हो? यहाँ एंगल में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। भुजाएं स्केल अप हो गई, लेकिन कोणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो इन दो त्रिभुजों पर अब फिर से एक बार विचार करें कि इन त्रिभुजों की क्या विशेषता है। इन त्रिभुजों की विशेषता ये है कि इनके शेप क्या है? समान है। शेप को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकार या रूप। आकार या रूप। तो ये दो ऐसी आकृतियां हैं, या ये दो ऐसी आकृतियां हैं कि इनके शेप या इनके रूप क्या है? समान है, लेकिन इनका आकार समान, सॉरी, इनका साइज या इनका आमाप समान नहीं। तो लेकिन एक चीज तो समान है ना? क्या समान है? क्या समान है? इनका आकार समान है, इनका शेप समान है, इनका रूप समान है। इसलिए ऐसी दो आकृतियों को जिनके शेप या जिनके रूप समान होते हैं, लेकिन उनका साइज डिफरेंट होता है। उनका साइज क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है। साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका रूप क्या होगा? एक समान होगा। ऐसी दो आकृतियों को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी दो आकृतियों को क्या कहें? अभी तो जिनका शेप और साइज दोनों समान था, शेप साइज दोनों समान था, तब तो हम उनको क्या बोल रहे थे? सर्वांग, सर्व अंग समान, सभी अंग समान। लेकिन चूंकि यहां पर बताया जा रहा है कि केवल शेप समान है, दोनों का रूप समान है, लेकिन दोनों का साइज समान नहीं है, दोनों का साइज डिफरेंट है। तो ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप समान हो, समान रूप हो, ऐसी दो आकृतियों को हम क्या कर सकते हैं? समरूप आकृतियां। बिल्कुल बिल्कुल सही है, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। आ गया कि नहीं? ऐसी दो आकृतियां जिनकी क्या बराबर हो? जिनका रूप बराबर हो, जिनका शेप बराबर हो, जिनका शेप क्या हो? समान हो। ऐसी दो आकृतियों को हम क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियों में समरूप के लिए समरूप आकृति, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो, किंतु
अमाप, किंतु अमाप भिन्न हो, जिनका आकार समान हो किंतु अमाप भिन्न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां। अब आपने देखा कि समरूप आकृतियों में एक चीज समान होता है और वो क्या है, उनका शेप, शेप समान होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज जिसका नाम है मान लीजिए PQR लिखा हुआ है, और एक त्रिभुज है ये DEF। इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं एक सेंटीमीटर, सॉरी एक नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर नापने से, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नाप का ये त्रिभुज है। और ये जो त्रिभुज है ये 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर, इसकी सभी भुजाएं 30-30 सेंटीमीटर की हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां, इसका 10-10-10 है और इसका कितना है 30-30-30 है। तो इस आकृति से इस आकृति को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, स्केल अप करके, इनलार्ज करके। इसको जब इनलार्ज करेंगे तो हर 10 भुजा क्या हो जाएगी 30 में, यानी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना। तो इसकी सहायता से इसको प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्केल अप करके। यदि एक आकृति को इनलार्ज करके, यदि एक आकृति को इनलार्ज करके अथवा उसको डिक्रीज करके, घटा करके दूसरी आकृति को हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी दोनों आकृतियां एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, समरूप। यानी समरूप कहलाने के लिए जरूरी है कि एक आकृति से दूसरी आकृति को हम प्राप्त करें। प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, स्केल अप करना अथवा स्केल डाउन, स्केल अप अथवा स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब घटाना, स्केल अप का मतलब बढ़ाना है ना, उसको बढ़ाना। तो स्केल अप या स्केल डाउन की सहायता से यदि एक आकृति से दूसरी आकृति को हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम कहेंगे कि दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं, एक दूसरे की समरूप है ना, ये समरूप है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समरूप आकृति के लिए क्या होना चाहिए, स्केल अप अथवा स्केल डाउन। लेकिन स्केल अप और स्केल डाउन करने से होता क्या है, क्या कोणों में कोई अंतर आता है, कोणों में कोई अंतर। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि ये ABC त्रिभुज और ये PQR त्रिभुज, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है कि नहीं, समरूप है। तो इन समरूप त्रिभुजों में क्या गुणधर्म, क्या विशेषताएं, आप देखिए कोण A और कोण P का मान बराबर है, ये दोनों संगत कोण है कि नहीं। कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C किसके बराबर है, कोण, यानी समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। लेकिन क्या संगत भुजाएं बराबर है, संगत भुजाएं बराबर नहीं है। AB भुजा PQ भुजा की क्या बराबर है, नहीं है। तो संगत भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन संगत भुजाओं में निश्चित रूप से कोई न कोई गुणधर्म तो है। वो गुणधर्म क्या है कि यदि हम इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, इसको 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसको भी 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम ऐसा करें, संगत भुजाओं का अनुपात निकालें, AB बटे कितना, PQ निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है, देखिए AB का मान 2 है और PQ का मान कितना है 4, तो कितना आ गया 1/2। AB बटे PQ का मान कितना आ गया 1/2। दूसरा जोड़ा यदि हम लें AC और PR, AC बटे PR, ये कितना आएगा, देखिए AC भी कितना है 2 और PR कितना है 4, PR कितना है 4, ये कितना आएगा 1/2। और इसी प्रकार से BC तीसरा जोड़ा ले ले, BC बटे QR, ये कितना आ गया 2/4, कितना आ रहा है, यानी आपने क्या देखा कि ये क्या है, संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात। संगत भुजा AB और PQ संगत भुजाएं हैं और AB बटे PQ क्या कहलाएगा, संगत भुजा का अनुपात। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो तीनों अनुपात क्या रहा है, 1/2, 1/2, तीनों 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यानी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक। कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। यानी समरूपता के केस में संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, अनुपातिक। क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो इस तरीके से 2 गुणधर्म निकल के आ रहे हैं।
समरूप त्रिभुजों में दो गुणधर्म, यदि हम दो त्रिभुजों की बात करें, यहां पर ABC और PQR की बात करें, तो दो गुणधर्म निकल के आ रहे हैं। त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं यदि, कब समरूप कहलाएंगे? पहली विशेषता क्या? नंबर 1, कोण के संदर्भ में क्या विशेषता है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? समान। संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो, अर्थात संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण I। दूसरी विशेषता संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? आनुपातिक। संगत भुजाएं आनुपातिक, संगत भुजाएं आनुपातिक, अर्थात AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर क्या? AC बटे DR, यहाँ पर AC क्या है ना? AC बटे क्या? PR, AC बटे PR। ये तीनों जोड़ा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाता है? संगत भुजाएं क्या है? अनुपातिक। संगत भुजाएं अनुपातिक। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 2, है ना? ये कंडीशन है, संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, और दूसरा संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? अनुपातिक हो, यानी AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। तो इस प्रकार से ये दो त्रिभुजों की समरूपता के संदर्भ में आपको बताया गया। यानी आज का जो कॉन्सेप्ट था समरूपता, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, वो आपने सीखने का प्रयास किया कि समरूपता क्या होती है। सर्वांग समता तो आपने पहले से सीखा था, दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सर्वांग सम कहलाती हैं। लेकिन यदि दो आकृतियां एक ही रूप की हैं, एक ही उनका शेप है, लेकिन उनकी साइज डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो समरूप कहलाएंगी। लेकिन ध्यान दें, रूप समान होने का या शेप समान होने का क्या मतलब होता है? शेप समान तभी माना जाएगा जब उनकी भुजाओं के बीच में जो एंगल है, भुजाओं के बीच में एंगल जो बन रहा है, उस एंगल में किसी प्रकार का परिवर्तन, एंगल में परिवर्तन यदि नहीं हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि उन दोनों की शेप में डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। तो जो कंडीशन मतलब है किसकी? दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की जो कंडीशन, पहली कंडीशन वहां भी है कि संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहां भी वही कंडीशन है, संगत कोण बराबर। लेकिन संगत भुजाएं वहां है कि संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। तो यहां संगत भुजाएं क्या हो गया? अनुपातिक होना चाहिए। अब एक चीज ये बताना है आपको कि अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ABC त्रिभुज है और इसकी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है, और एक दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है ABC, PQR दे देते हैं नाम इसका, PQR, और इसकी भुजाएं भी कितनी हैं? 2-2। अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं? सर्वांगसम है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि इनका शेप भी समान है और साइज भी इनका समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। क्या ये दोनों समरूप भी है? प्रश्न ये है कि क्या ये दोनों समरूप भी? समरूप। भाई समरूपता में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केल अप अथवा स्केल डाउन करें, मतलब भुजाओं को बढ़ाएं अथवा घटाएं और फिर प्राप्त करें। तो हम कहते हैं कि बढ़ाने में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं।
2 था तो 2 में 2 का गुणा करके 4 वाला त्रिभुज प्राप्त किया था हम लोगों ने। इस 2 में वही त्रिभुज है तो इसका मतलब 2 में किसका गुणा हुआ है? 1। किसका गुणा हुआ है? 1। तो 2 में 1 का गुणा करने से मतलब इस त्रिभुज से ये त्रिभुज प्राप्त किया सकता है। सेम वही तो है ही। तो समरूप कहलाएंगे कि नहीं? कहलाएंगे। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं, आप विचार करो, जितनी सर्वांग सम आकृतियां होंगी दुनिया में, क्या वो समरूप भी हो सकती है? जितनी सर्वांग सम, यदि सर्वांग सम है तो क्या समरूप भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? होंगी, है ना, क्योंकि उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है ना। इसलिए सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। लेकिन यदि हम यहीं पर एक त्रिभुज बनाएं, प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लीजिए कितना है? 4। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है DEF, ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ है। तो इन दोनों त्रिभुजों पर विचार करो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? समरूप है। सर्वांगसम है क्या? सर्वांगसम भी सर्वांगसम तो नहीं। सर्वांगसम का मतलब तो सीधा सीधा क्या होता है? एक दूसरे पर, है ना। सर्वांगसम का मतलब तो ये होता है। तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नहीं है ना, ये दोनों सर्वांगसम नहीं, लेकिन समरूप है। तो इसका मतलब यदि आकृति समरूप है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम। समरूप आकृतियां आवश्यक रूप से सर्वांगसम नहीं होती, हो भी सकती हैं और कब हो सकती हैं? ऊपर वाले के साथ। यहां समरूप भी है और सर्वांगसम। पहले यदि समरूप हम कहें, पहले सर्वांगसम ना कहें, यदि ये कहें कि दोनों आकृतियां समरूप, फिर बाद में कहें कि ये दोनों आकृतियां क्या हैं? तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांगसम। लेकिन यहां यदि पहले समरूप कहें तो बाद में सर्वांगसम नहीं कह पा रहे हैं। क्या हो रहा है? सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर उभर के रिजल्ट क्या रहा है कि कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है, लेकिन कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। इसका मतलब सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, कुछ हो सकती। तो इस संदर्भ में कथन क्या आता है कि सभी, मैं लिख दे रहा हूं, सभी सर्वांगसम आकृतियां सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियां आवश्यक रूप से सर्वांगसम नहीं होती। सभी समरूप आकृतियां आवश्यक रूप से सर्वांगसम नहीं होती। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूपता का जो सिंबल बनता है, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, इसको कैसे लिखते हैं ये भी चीज सीख लिया जाए। त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज PQ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR को इस तरीके से लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब समरूपता की कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से आपने समझा, इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे
जानने का। तो इस संदर्भ में पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या सभी रेखाखंड समरूप होते हैं? क्या सभी रेखाखंड समरूप होते हैं? क्या सभी रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं? ये दो प्रश्न विचार करें। क्या सभी रेखाखंड समरूप होते हैं? सभी रेखाखंड से तात्पर्य 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है मान लीजिए, और एक रेखा 3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड, या 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड, 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है ना। विभिन्न रेखाखंड आप बना सकते हो। तो क्या वो सभी रेखाखंड एक दूसरे के समरूप होंगे? समरूप होंगे। क्या 2 सेंटीमीटर वाले को बढ़ा करके हम 3 सेंटीमीटर बना सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं? स्ट्रेच करना है ना, स्ट्रेच करके 2 सेंटीमीटर को हम 3 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर को घटा करके हम 2 सेंटीमीटर बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जितने भी दुनिया में रेखाखंड बना सकते हो आप, या कोई भी बना सकता है, वो सभी रेखाखंड एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इसका जवाब है यस, समरूप। फिर दूसरा, क्या सभी रेखाखंड सर्वांगसम होते? सर्वांगसम भाई 2 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड और 3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड क्या एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढकेंगे? नहीं ढकेंगे। तो इसका मतलब है कि वो रेखाखंड सर्वांगसम नहीं होंगे। नो, सही जवाब। अगला प्रश्न, क्या सभी वृत्त समरूप होते? क्या सभी वृत्त समरूप होते? दूसरा प्रश्न, क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते? क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं? ये दो प्रश्न, और इस पर विचार करिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं? यस, सही जवाब है। एक वृत्त को बढ़ा करके, है ना, उसको बढ़ा करके प्राप्त किया सकता है एक वृत्त से दूसरा वृत्त, इसलिए वृत्त समरूप होते हैं। लेकिन सभी वृत्त क्या सर्वांगसम होते? एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेंगे, साइज बड़ी होगी तो निश्चित रूप से सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, क्या सभी समबाहु त्रिभुज, क्या सभी समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? क्या सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? यानी समबाहु त्रिभुज मतलब 2-2 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज 5-5 सेंटीमीटर भुजा का है, तो क्या वो समरूप हो? है ना। तो क्या सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? नहीं होंगे। तो सही जवाब। क्या सभी वर्ग, ध्यान दें, वर्ग सेम प्रश्न है उसी प्रकार का, क्या सभी वर्ग तो आप जानते हैं, वर्ग मतलब 2-2 सेंटीमीटर सभी भुजाएं होंगी। वर्ग जैसे देखिए, वर्ग मान लीजिए एक सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये सब प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 होता है। दूसरा वर्ग बना दिया आपने, दूसरा वर्ग बना दिया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर भुजा, इस तरीके से कोण तो 90 ही रहेगा, वर्ग है। अब बताइए ये समरूप है कि नहीं? समरूप है कि नहीं? है ना भाई। परिवर्तन जो होगा वो परिवर्तन एक समान होना चाहिए, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? बराबर। भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात कितना आएगा? 1/3। यहाँ भी कितना आएगा? 1/3, 1/3, 1/3।
ठीक है। इसलिए यदि संगत भुजाएं अनुपातिक हैं और कोण दिख ही रहे हैं, संगत कोण बराबर 90 90, तो निश्चित रूप से ये दोनों आकृतियां क्या हैं, एक दूसरे के समरूप। यस। और क्या सभी वर्ग सर्वांगसम? क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नहीं, सर्वांगसम नहीं। चलिए वर्ग को यदि हम बदल दें आयत से, किससे? आयत से बदल देती है, आयत से बदल देती है, आयत, आयत से बदल देती है। क्या सभी आयत, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? क्या सभी आयत सर्वांगसम? आयत में भी प्रत्येक कोण कितना होता है? 90। आयत में भी प्रत्येक कोण कितना होता है? 90। लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब एक उदाहरण लेकर के आपको दिखा रहे हैं आयत में। आप बताइए, जैसे ये मान लीजिए आयत हो गया, ये भुजा 1 है और ये भुजा मान लीजिए कितना है? 3 है। ये आयत है कि नहीं? प्रत्येक कोण 90। दूसरा आयत बना रहा है, ये इसको 2 कर दिया, भुजा मान लो 2 कर दिया, ये भुजा 2 कर दिया, और ये भुजा कितना कर दिया? 4। कितना कर दिया? 4। ये भुजा 2 है, ये 2, ये 4 और ये 4। अब बोलिए ये दोनों आयत एक दूसरे के समरूप है कि नहीं? समरूप के लिए क्या पता लगाते हैं हम? संगत भुजाओं का अनुपात। संगत कोण तो दिख ही रहा है, संगत कोण बराबर है, प्रत्येक 90 है। संगत भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए। अब आप देख लो, यहाँ का अनुपात कितना है? 1/, और यहाँ अनुपात कितना आ गया? 3/4। क्या ये दोनों बराबर है? क्या 3/4 1/2 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप नहीं, समरूप नहीं है ना? तो ये समरूप नहीं, मतलब सभी आयत समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यदि ऐसा हम आयत बना दें कि एक भुजा ये 2 है, तो ये कितना होनी चाहिए? इसको कितना कर दें हम? 6 कर दें। कितना कर दें? यदि इसको हम 6 कर दें तो यहाँ भी अनुपात 1/2 और यहाँ 3/6 यानी 1/2, तो समरूप हो जाएगा। लेकिन जिस केस में हमने लिया था, यदि यहाँ पर कितना किया था? 4, इस केस में समरूप। अब प्रश्न हमारा है, क्या सभी आयत, क्या सभी आयत, तो क्या सभी आयत समरूप होंगे? नहीं, है ना? तो इसका जवाब क्या होगा? सभी आयत समरूप नहीं। फिर क्या सभी आयत सर्वांगसम होती? तो इस प्रकार से समरूपता के कॉन्सेप्ट पर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताए गए, इसके अतिरिक्त और आप जरा सोचो, कभी फोटोग्राफर जब वीडियो एडिट करता है, आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने जाते हो, है ना? कभी छोटा बड़ा फोटो करता है, देखे हो आप? कभी फोटो को छोटा बड़ा करता हुआ देखे हो, है ना? तो टिकट साइज फोटो बना दिया, टिकट साइज समझते हो? छोटा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, या उसका इनलार्ज करके और बड़ा बना दिया। मान लो 3 फोटो आपके पास हैं, तीनों फोटो आप देख रहे हो। एक टिकट साइज मतलब बहुत छोटा फोटो, एक उससे बड़ा यानी पासपोर्ट साइज जो आप इसमें लगाते हो, आवेदन पत्र वगैरह में लगाते हो वो फोटो, और एक मान लो उससे और बड़ा फोटो। उन तीनों फोटो को देखो और फिर बताओ कि क्या वो तीनों फोटो समरूप हैं कि नहीं, वो समरूप होंगे कि नहीं? बताइए, तीनों फोटो समरूप हैं कि नहीं? क्योंकि उनमें जो परिवर्तन होता है क्या समान नहीं होता? क्या एक का हाथ उतना ही बड़ा रह गया और पैर छोटा हो गया, क्या ऐसा होता है? या कान बड़ा कर दिया और, है ना, आंख छोटी, ऐसा कुछ होता है? जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? एक समान परिवर्तन होता है, अनुपातिक परिवर्तन होता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो तीनों फोटो एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन यहीं पर पूछा जाए क्या वो सर्वांगसम भी होंगे? नहीं, सर्वांगसम नहीं। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।